नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश कुंज पाठशाला में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया था। आपको पता है कि हम लोग का इतिहास का जो सेशन चल रहा है, पिछले एक वीडियो मैंने आपको अपलोड करवा दिए हैं दिल्ली सल्तनत के। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी वो कैसे पड़ी। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में जब बताया था तो आपको बताया था उसमें कि जब भी मोहम्मद गौरी किसी राज्य को जीतता था उस राज्य को अपने गुलामों में बांट देता था। उसी गुलाम में एक उसका बहुत वफादार गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं गुलाम वंश के बारे में। चलिए साथियों, देखते हैं। जो गुलाम वंश है इसको एक और नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मामलुक वंश। हम दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो उसमें कुल 5 ऐसे राजवंश है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। पहला आपका है गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश। उसके बाद खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोदी राजवंश। ठीक है, इसके जब कार्यकाल की बात करें तो 1206 से 1290 तक लगभग 84 साल तक गुलाम वंश का शासन रहा है। खिलजी वंश का सबसे कम दिन शासन रहा है साथियों। खिलजी वंश का जो शासन रहा है 1290 से 1220 तक 30 साल तक ही सबसे कम शासन रहा है। लेकिन इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा मूवी जो बनी है वो ये जो बख्तियार खिलजी था उसी शासन का था, उसके ऊपर ही बनी है। ठीक है, क्योंकि वो एक थोड़ा बहुत ही खरुआ टाइप का क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका है तुगलक वंश जो कि 1321 से 1413 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 तक और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक आपका ये राजवंश का कार्यकाल है। साथियों, उसके बाद जो होता है मुगल साम्राज्य आ जाता है जिसको मुगलिया सल्तनत कहते हैं, जो कि बाबर ने उसकी नींव रखी थी। तो अभी इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं गुलाम वंश का। हम जब गुलाम वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि 25 जून 1206 में इसका स्थापना करता है। औपचारिक रूप से इसका जो स्थापना होता है वो लाहौर में होता है साथियों। ठीक है, और इसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि लाहौर में किस शासक ने अपना राजधानी बनाया था तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर से हस्तांतरित करके और कौन सा शासक है जो कि दिल्ली अपना राजधानी बनाया था, तो ये इसी का दामाद होता है, इसी का गुलाम होता है, इसी का जो सेनापति होता है वो होता है इल्तुतमिश। ठीक है, वही क्या करता है? दिल्ली का एक्चुअल संस्थापक होता है साथियों। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका जो कार्यकाल होता है वो मात्र और मात्र 1206 से लेकर 1210 तक होता है। साथियों, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो इसके जो गुरु जी थे, इसके जो गुरुदेव थे उनका नाम था, कभी कभी पूछ लेता है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका उनका नाम था। इसी बख्तियार काका के नाम पर इसने कुतुब मीनार की निर्माण करने का नींव रखा था। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन काका के नाम पर क्या कर रहा था? वो अपने जो कुतुब मीनार है उन्हीं के नाम पर उसका नींव रखा था। इसकी उपाधि की बात करें तो यहाँ से आपको एक प्रश्न अच्छा सा बन जाएगा कि इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बहुत दानवीर प्रवृत्ति का था। लोगों में लाखों लाख
पैसा क्या करता था, दान कर देता था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ये प्रश्न है। इसके निर्माण कार्य की बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो दिल्ली में स्थापित है, उसने इस मस्जिद को बनवाया था। साथियों 2.5 दिन की झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था, जो कि अजमेर में है। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया वो संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा कर बनवाया गया है। कुछ पुराने ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, हालांकि कुछ जैन ग्रंथों में लिखा गया कि वहाँ पर जैन मंदिर थे, और कुछ पुराणों में लिखा गया कि वहाँ पर हिंदू मंदिर थे। उसको मोहम्मद गौरी के कहने पर तुड़वा कर क्या किया गया था, 2.5 दिन में झोपड़ा बनवाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये पुराणों के अनुसार है। ठीक है, और कुछ जो भूभौतिकी वैज्ञानिक हैं, जो कि सर्वेक्षण के अनुसार पता चला कि वहाँ पर खाली ज़मीन थी अजमेर में, वहीं पर बनवाया गया है। तीसरा आपका है कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ इसने ही शुरू किया था। ठीक है, शुरू किया था साथियों, याद रखिएगा। पूरा निर्माण इसने नहीं करवाया था, इसने सिर्फ शुरुआत किया था। जो पूरा निर्माण करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, 1 तल्ला इसने बनवाया था, बाकी 3 तल्ला कौन बनाता है, तो बाकी 3 तल्ला आपका इल्तुतमिश बनाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो 1210 में चौगान खेलते वक्त हो गई थी। चौगान कहने का मतलब यह है कि वो पोलो खेलते वक्त घोड़ा से गिर गया था और मर गया था। ठीक है, मौत कभी भी आ सकती है, इस जैसे कि इसकी आई। ठीक है, ये खेल रहा था, खेलते खेलते मर गया। इसलिए जितनी सांसें मिली हैं उतनी ही जिंदा रहिएगा। ठीक है, नहीं तो मौत कल भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आराम से रहिए, ज़िंदगी रेंट पर मिली है और 70 साल जीना है, रेंट पूरा करना है और चले जाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो पुत्र था उसका नाम था आराम शाह। इसका नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि ये पक्का अयोग्य होगा, लेजी होगा। ठीक है, इसका नाम इसके जो पिता ने रखा, इसके बाप ने जो नाम रखा उसका नाम रखा आराम शाह। आराम शाह एक्चुअल में अयोग्य शासक था। ठीक है, जिसने इस अपने गुलाम वंश के जो विरासत था उसको संभाल कर नहीं रख पाया, इसलिए इसका जीजा, ठीक है ना, इसका जीजा कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो कि इल्तुतमिश होता है वो बहुत मतलब योग्य होता है, और उसने इसको मारा। ठीक है, अपने इस सार को मारा और मारकर दिल्ली सल्तनत पर, एक्चुअल संस्थापक जो होता है दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश ही होता है, और बहुत सारे कार्यों को उसने किया। ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, फिर उसके बाद सेनापति बना, फिर उसके बाद उसकी बेटी को पटा लिया और उसका दामाद बन गया। और उसका जब दामाद बन गया तो ये पूरे दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और फिर हम इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं अगले स्लाइड में, तो देखते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए और कौन कौन से निर्माण किए। ठीक है, ये जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। साथियों, इल्तुतमिश का जो कार्यकाल होता है वो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक होता है। ये पूरे 26 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। यह ऐबक का गुलाम था, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये उसका दामाद भी था, उसका सेनापति भी था। साथियों, गुलाम वंश का असली संस्थापक जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश ही है। ठीक है, गुलाम वंश का असली संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का कहें कि असली संस्थापक कौन है, तो वो इल्तुतमिश है। इसने ही राजधानी दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली किसने राजधानी बनाया मेडिवल हिस्ट्री में, तो वो आप याद रखिएगा कि वो इल्तुतमिश है। इसने एक संगठन बनाया था जिसको तुर्क चिहलगानी के नाम से जानते हैं। इसने जो संगठन बनाया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुर्क चिहलगामी या चरगान कहते हैं।
चरगान कहने का मतलब ये है कि जो 40 गुलाम सरदार थे इसके, उसका एक परिषद बनाता है, उसका एक गठन करता है और इन गुलामों को अपने 40 सरदारों को क्या करता है कि एक गठन बनाता है और इनसे ही सारे कार्य करवाता है। कहा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी के सरदार थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे, उनको क्या करता है, उनको एक अभियान के तहत सबको मार देता है, जो कि इसके विरोध कर रहे थे राजा बनने का। ठीक है, जो इल्तुतमिश के राजा बनने का विरोध कर रहे थे वो गौरी के गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, इसलिए उन सभी को मारकर और ये अपने 40 सरदारों का क्या करता है, एक संगठन बनाता है और उनसे सारे कार्य करता है। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए थे, जो कि चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा कि चांदी के सिक्के जो इल्तुतमिश ने जारी किए थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी साथियों। इक्ता प्रथा की अगर हम बात करें तो ये वेतन का स्वरूप था। क्या था ये? एक वेतन का स्वरूप था। इक्ता प्रथा वह प्रथा थी जिसमें ये कोई कैश पैसा या फिर मुद्राएं नहीं देता था। ये क्या करता था, अपने सैनिक अधिकारियों को, अमीरों को, रईसों को कुछ ज़मीन के खंड दे देता था और उस ज़मीन के खंड से जो कर वसूला जाता था उससे कहता था कि आप सैनिकों को वेतन दीजिए और जो उसमें से पैसा बच जाए वो राजकोष में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता था इक्ता प्रथा, जो कि एक वेतन का ही स्वरूप था। वेतन मुद्राएं ना देकर जमीन के कुछ खंड दे देता था और वहाँ पर इस जमीन से जितने कर वसूले जाते थे उससे सारे राज व्यवस्था को सुधारा जाता था, जो अर्थव्यवस्था थी उससे सुधारा जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए इक्ता प्रथा क्या होता था। तो एग्जाम में पूछे कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो वो आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की बात करें तो उसने सबसे पहला अपना ही मकाबरा बनवाया था, जो कि 1235 में बन के तैयार हो गया था। कहा जाता है कि मकाबरा बनाने का जो शुरुआत किया था सबसे पहले वो इल्तुतमिश ने किया था। जब हम मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे तो वो इल्तुतमिश ही वो शासक है जिसने मकाबरा बनवाया। जब हम इससे आगे चलेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो सासाराम में मकाबरा है, शेरशाह सूरी ने अपना खुद का मकाबरा बनवाया था। लेकिन सबसे पहले जो मकाबरा बनाने का शुरुआत जो किया वो इल्तुतमिश ने किया था। इसका और निर्माण कार्यों को हम देखें तो बंदायूं का जामा मस्जिद भी इल्तुतमिश का बनवाया हुआ है। नागौर का आतारकिन दरवाज़ा जो है वो भी क्या है, इल्तुतमिश का है। अजमेर का मस्जिद भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और यहाँ पर एक जलाशय बनवाया था महरौली में जिसका नाम होता है हौज शमसी। हौज शमसी का भी निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके जो दरबारी लेखक या कवि थे उनका नाम था मिनाज सिराज। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि मिनाज सिराज जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो इल्तुतमिश के मिनाज सिराज कवि थे। ठीक है, इनके ग्रंथ का जो नाम था वो था तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी में ही यह उल्लेख है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था उसका उल्लेख किस में है, तो तबाकत नासिरी में। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी है नष्ट किया था, तो वो है तबाकत नासिरी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नष्ट करने का मुख्य उद्देश्य था वो मोहम्मद गौरी के कहने पर
उसने किया था। कहा जाता था कि जब उस वहाँ का जो शासक था, जो बिहार का उस वक्त शासक था बख्तियार खिलजी, उसका एक बार तबीयत खराब हो गया था, यानी बीमार हो गया था। तो उसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना अच्छा अगर वैद्य का पढ़ाई होता है तो आप हमें ठीक करके दिखाओ, लेकिन मैं क्या करूँगा, दवा नहीं खाऊँगा, फिर भी मुझे ठीक करवाना है। तो उसने क्या कहा, वहाँ के जो वैद्य थे उन्होंने एक उसे कुरान पढ़ने को दिया, और कुरान के जो पन्ने हैं उस पर औषधियों का लेप लगा देते हैं, और औषधियों के लेप लगाने पर वो क्या करता था कि उसको आदत है, ऐसे बहुत लोग का आदत होता है ऐसे चाट चाट कर पढ़ने का, वो चाट चाट कर पढ़ता है, 1 महीना बाद क्या होता है वो ठीक हो जाता है और वो दवा भी नहीं खाता है। तो जब इसके दिमाग में इस तरह का बातें आई तो देखा कि इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये मात्र हिंदू और बौद्ध लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, बाकी मुस्लिम लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। तो उसने देखा कि जो हिंदू होंगे वो बाद में इतने ज़्यादा काबिल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे कि पूरे देश पर विश्व पर राज करेंगे। इसलिए उसने जलन में क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी है, ठीक है। जो इल्तुतमिश का अभियान था वो 1226 में बंगाल को दिल्ली में मिलाया था, ठीक है। बंगाल की सल्तनत को क्या करता है, दिल्ली में मिलाता है। 1226 में ही रणथंबोर को जीतता है। 1221 में मंगोलों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित करता है, ठीक है। तो मंगोलों की आक्रमण जो होता है वो 1221 में आक्रमण होता है। जो मध्य एशिया का शासक था जलाउद्दीन उसका नाम था, वो क्या करता है, भागे भागे हमारे भारत में घुस जाता है कि यहाँ पर जो इल्तुतमिश यहाँ का सबसे मतलब मजबूत उस वक्त का राजा था। तो उसने यहाँ पर आया कि मुझे चंगेज खां क्या करेगा, मारेगा। आप सभी को ये बात पता होगा कि चंगेज खां पूरे इतिहास में सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। उससे क्रूर कोई नहीं था, ठीक है। पूरे इतिहास में वैसा वो आदमी नहीं था, वो जानवर से भी बदतर था, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब जलाउद्दीन यहाँ पर भाग कर आता है तो इल्तुतमिश इसको इनकार कर देता है और जल्द से जल्द इसको देश से निकाल देता है, हमारे देश से। क्यों? हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि वो जो चंगेज खां के सैनिक थे वो सिंधु नदी के पास आ पहुँचे थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण तो नहीं किया था, लेकिन सिंधु नदी के पास आ पहुँचे थे। तब तक यहाँ से उसको इल्तुतमिश ने भगा दिया कि भागो भागो यहाँ से, तुम हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो इस तरीके से करेगा। हम आपको चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। देखिए, चंगेज खां ऐसा शासक था जो कि शैतान, हरामी, कुत्ता, कुछ भी कहिए उसको, मतलब कि वो कम है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी वो आक्रमण करता था वहाँ के सारे सैनिकों को मार देता था। फिर उसके बाद वहाँ की जितनी महिलाएं थी उसके साथ बलात्कार करता था, और उसके जो सैनिक थे वहाँ के जितनी भी महिलाएं थी उसके साथ पूरा बलात्कार करता था, फिर उसको मारता था। फिर उसके बाद जितने भी जानवर थे जानवर को भी मार देता था। जितने भी वहाँ पर जीव जंतु कुछ भी था एकदम मतलब मार कर पूरी तरीके से वहाँ का जो ज़मीन था बंजर बना देता था। साथियों, कहा जाता है कि जितने भी आक्रमण किए हैं उसने वो यूरोप और चीन के साइड में किए हैं, ठीक है। जो चंगेज खां था वो यूरोप और चीन के साइड में किए हैं। भारत में वो आक्रमण क्यों नहीं किया है? तो उसको लगता था कि भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, मतलब मजबूत है। फिर उसको ये भी लगता था कि जो भारत का भौगोलिक स्थिति है, बहुत सारा जंगल है, ये है, उसमें हमारे सैनिकों को लड़ने में परेशानी होगी। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कि वो समझता था कि जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी के पास एक अशुभ जानवर रहता है, जहाँ पर अगर हम मतलब आक्रमण करते हैं तो हमारे लिए अशुभ है और हम वहाँ पर हार जाएंगे। ये अशुभ पक्ष था उसका। इसलिए चंगेज खां भारत पर कभी आक्रमण प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। उसने यूरोप और चीन के साइड
बहुत आक्रमण किया और सारे आक्रमण में पूरे धरती को बंजर बनाकर वो रख देता था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने इतने लोगों के साथ बलात्कार किए हैं कि उसके जो यूरोप और चीन के साइड जो लोग हैं उनके 2/3 जो जनसंख्या है उसके रगों में चंगेज खां की खून दौड़ती है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर था। साथियों, हम अगर इस चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध हो गया हो आपको, तो आप समझ जाइए कि पहला जो मंगोल आक्रमण यहाँ पर हुआ था वो उससे कौन बचाया था, तो ये आपका इल्तुतमिश था। हालांकि आगे भी मंगोलों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है बलबन के समय, ठीक है, लेकिन बलबन उसको मतलब विद्रोह को सामना करने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका अगर मृत्यु की बात करें इल्तुतमिश की, तो खोखरों ने अभियान को दबाने के समय इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, जो खोखर जो कबीले के लोग थे उस वक्त ये अभियान चलाया था उस पर, उसी वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा इल्तुतमिश की कहानी। और इल्तुतमिश के बाद हम लोग जानते हैं कि 1236 में जो सबसे पहली शासिका होती है उसी की बेटी होती है। इसका बेटा अयोग्य होता है, इसलिए उसकी जो बेटी है वो रजिया सुल्तान है और वो सबसे पहली महिला शासिका है हमारे इतिहास की। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में ये गुलाम वंश को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग खिलजी वंश पर चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा और शेयर कीजिएगा ग्रुप में, और इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिएगा साथियों। ठीक है, थैंक यू।